ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम ऑफ कैलकुलेशन का जो कि फर्स्ट ईयर के लिए है, फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड लिखा हुआ है, मतलब जो फर्स्ट आपके आईटीआई में इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत जितनी भी ट्रेडें आती है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, मोटर व्हीकल जो भी है आपके, इन सभी ट्रेडों में जो फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप कैलकुलेशन होता है वो कॉमन होता है। तो ये वीडियो जो सभी के लिए जो लोग फर्स्ट ईयर में है और इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आते हैं 2 वर्षीय वाले, ठीक है। तो इसमें जो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले 71 नंबर से, अगर इसका ये जो क्वेश्चन आपको मैं आज का करा रहा हूँ प्लस इसके पहले की जो उनके पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप विजिट कीजिएगा www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप फोन में अपनी इस वेबसाइट को ओपन करोगे, फोन में कुछ इस टाइप से खुलेगा, राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें होंगी, उन लाइनों पे आपको क्लिक करना है। जब लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें एक हिंदी में लिखा हुआ आपको दिखाई देगा कोर्स। आपको कोर्स पे क्लिक करना है। जब कोर्स पे क्लिक करेंगे फिर आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो आप वर्कशॉप कैलकुलेशन पे क्लिक कर लेना, हिंदी में लिखा होगा, ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन। जब आप वर्कशॉप कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे, नीचे को स्लाइड करेंगे तो इसमें लिखा होगा फिटर सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन, और लिखा होगा फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो आप फर्स्ट ईयर वाले पे क्लिक कर लेना। सेकेंड ईयर में अलग अलग होता है, फर्स्ट ईयर में सेम होता है, इसलिए फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन के नाम से आपको मिलेगा। आप उस पर क्लिक करके नीचे को स्लाइड कीजिएगा, आपको आज का पीडीएफ प्लस इसके पहले के जितने भी पीडीएफ है वहीं पे आसानी से मिल जाएगा और आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। बाकी ये जो आप पार्ट देख रहे हो, इसके और भी जो पार्ट्स आपको देखने हो, जो पीछे की वीडियोस थी, तो उसके लिए आपको यूट्यूब में जाना होगा। यूट्यूब में ग्लोबल आईटी सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको होम वीडियोज और प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। पहले होम का सेक्शन होता है, उसके बगल में वीडियोज लिखा होता है, उसके बगल में प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लेना, वहाँ पे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी वर्कशॉप कैलकुलेशन की, ठीक है। 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और बस हमें इसमें ये चीज़ फाइंड करनी है कि क्या क्या दे रखा है और क्या हमें निकालना है। जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी उनसे रिलेटेड आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला नहीं याद है तो जैसे जैसे जिस क्वेश्चन में जो भी फार्मूला आ रहा है आप एक कॉपी रखिए अपने पास। इसके पहले के भी वीडियोज में आपको वही काम करना है कि जो भी क्वेश्चन है उसके साथ जो फार्मूला आया उसको आप नोट कर लीजिए, सिर्फ फार्मूले को। एग्जाम वाले दिन आप फार्मूले को सिर्फ याद करके चले जाइए, जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो फार्मूला आपको एक जगह इकट्ठा करते जाना है, नोट करते जाना है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लोहे की घन का घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर में, एरर है आपका, घनत्व को रो से दिखाते हैं तो ये घनत्व की बात कर रहा है कि ग्राम प्रति सेंटीमीटर में कितना होगा। घनत्व किस में निकलना है, ग्राम प्रति सेमी क्यूब में कितना होगा। दिया क्या है हमें, यदि इसका भार W किलोग्राम लिखा है ना, ठीक है, भार तब होता जब किलोग्राम सेमी, ठीक है, इस तरह से होता, प्रति सेकेंड स्क्वायर ऐसे होता, तब वो हमारा क्या हो जाता, वो भार होता W बराबर mg वाला। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आगे मात्रक में किलोग्राम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भार या द्रव्यमान भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि द्रव्यमान में मात्रक सिर्फ किलोग्राम है। अगर किलोग्राम फोर्स वगैरह लिखता तब हमारा बदल जाता, सिर्फ मात्रक में क्या है, किलोग्राम। इसका मतलब हमारा क्या है, m है, m कहिए या W कहिए, द्रव्यमान है, ठीक है। ये क्या दे रखा है हमें, भार दे रखा है, जिसको हम m भी कह सकते हैं। ये कितना है, 4.8 किलोग्राम, क्योंकि इसके साथ किलोग्राम लगा हुआ। आयतन कितना है, आयतन की बात करें, आयतन V = 640 सेंटीमीटर क्यूब। ये 2 चीज़ें दी हुई है, आयतन दिया हुआ है और द्रव्यमान। पूछा क्या है, घनत्व, मतलब रो की वैल्यू हमें निकालनी है। पहली चीज़ यहाँ देखिए, और निकालना किसमें, ग्राम प्रति सेमी क्यूब में, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं आयतन तो हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, लेकिन जो भार या द्रव्यमान हमें दे रखा था वो किलोग्राम में है। किसमें है, किलोग्राम में है, जबकि हमें ग्राम में निकालना है। तो इस किलोग्राम को ग्राम में बदल लेते हैं। तो कैसे बदलेगा, तो आपको मालूम होगा 1 kg = 1000 ग्राम। मतलब अगर मैं किलोग्राम की जगह ग्राम लिखना चाहूँ तो मुझे 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा। सेम वही प्रोसेस है, 4.8 किलोग्राम की जगह मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, ग्राम लिखना चाह रहा हूँ, तो मुझे 1000 ग्राम लिखूंगा तब वो किलोग्राम के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी की जगह मेरा हो जाएगा 1000 ग्राम। अब यह ग्राम में बदल गया, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारा m का मान क्या हो जाएगा भाई, 1 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, प्लस 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएगा, मतलब 4800। कितना हो जाएगा, 4800 ग्राम। ये आ गया हमारी m की वैल्यू, v की वैल्यू। हमें अब रो निकालना बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। रो का आपको फार्मूला याद होगा, घनत्व रो = होता है m/v। m का मतलब द्रव्यमान और
V का मतलब आयतन, ठीक है। तो ये M कितना निकाला हमने, ग्राम में हमने बदल दिया इसको, तो 4800 ग्राम हो गया है, 4800 ग्राम बटे आयतन कितना था, आयतन दे रखा था 640। 4800 क्या आया हमारा, ग्राम है, और 640 क्या दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखिए क्या ग्राम प्रति सेमी में आ रहा है ना, उसी में हम निकालना भी था ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। अब आगे देखते हैं, 1 0 से कट हो जाएगा, 8 से काट लीजिए, 8 8 64, और ये चला जाएगा आपका 8 6 48, और यहाँ पे आ जाएगा क्या 0। अब क्या बचा आपके पास, 60 बटे 8 आ गया, क्या ग्राम प्रति सेमी क्यूब, मात्रक सेम वही चीज लिख लेना। अब यहाँ भाग दे लीजिए, कितना जाएगा, 8 7 56, 4 बचेगा यहाँ पे, तो दशमलव दे देंगे, 40 हो जाएगा, 8 5 40, 7.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपका जो 4 है सही हो जाएगा, 7.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। तो बस आपको जो भी चीज़ें क्वेश्चन में दिया हुआ हो पहले सबको उसको अलग अलग लिख लेते हैं, प्लस जो चीज़ हमें निकालनी है उसको लिख लेते हैं। अब इन तीनों से रिलेटेड कौन सा फार्मूला है आपको ये याद करना पड़ेगा कि भाई इससे कौन सा ऐसा फार्मूला है जो इन तीनों में रिलेशन को प्रदर्शित करता है। तो उस फार्मूले को अगर याद होगा तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, यदि पारा का द्रव्यमान m = 1 kg है और घनत्व तो दे रखा है, R की जगह रो रहा करेगा आपका 13.6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। द्रव्यमान किलोग्राम में है और घनत्व तो ग्राम में है। तो कभी भी मैंने बताया है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान देना होगा कि जो भी यूनिट दी गई हो दोनों यूनिट एक ही में हो, सेम होनी चाहिए, अलग अलग मात्रक नहीं होनी चाहिए। अगर अलग अलग है तो उन्हें एक ही में हमें बदलना पड़ेगा। आयतन निकालना है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। घनत्व वाले में सेंटीमीटर है और आयतन को भी सेंटीमीटर में निकालना है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पहले नोट करते क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दे रखा है हमें, द्रव्यमान मतलब m दे रखा है, कितना दे रखा है 1 kg, ठीक है। रो दे रखा है हमें, घनत्व दे रखा है, कितना दे रखा है 13.6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ठीक है। आयतन निकालना है, v = किस में निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जो रो है हमारा वो किसमें, ग्राम में है, जबकि जो द्रव्यमान है किलोग्राम में दिया हुआ है। इसका मतलब हमें इसको ग्राम में बदलना पड़ेगा, तभी दोनों की यूनिट सेम होगी। और आपको मालूम है 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, अभी मैंने बताया था। तो मतलब जब किलोग्राम के जब हम ग्राम लिखना चाहेंगे तो 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा। अब फार्मूले पे से निकाल लेते हैं। फार्मूला अभी आपको याद होगा, रो = m/v, ठीक है। m की वैल्यू क्या दे रखी है, 1000 हमने ग्राम में बदल लिया था, 1000 बटे v की वैल्यू क्या है 13.6, ठीक है। यह किसमें था, 1000 ग्राम था। और सॉरी ये रो की वैल्यू दे रखी नहीं, हमने v क्या रख दिया यहाँ पे। रो = m/v, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, आयतन निकालना है ना, v निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम इधर भेज देंगे और यह इसकी जगह आ जाएगा, v = m/ρ हो जाएगा। मतलब रो = m/v लिखिए या v = m/ρ लिखिए, दोनों एक ही बात है, क्योंकि हमें v की वैल्यू निकालनी है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू क्या है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है, बटे रो की वैल्यू क्या है 13.6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, 13.6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ठीक है। तो यह सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, ग्राम से कट जाएगा और सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बटे में है तो यह 1 बटे सेंटीमीटर क्यूब ये उल्टा हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, सेमी क्यूब में आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए 136 से ऊपर 1000 है, इसका 13.6 है ना, इसका दशमलव खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 10 का ऊपर और 10 का नीचे। भाई सेम गुणा कर रहे हैं, दोनों कट जाएंगे, सेम वैल्यू रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 का ऊपर नीचे गुणा करके दशमलव खत्म करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 1000 × 10 और नीचे क्या होगा, 10 का गुणा करने की वजह से 1 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, 136 हो जाएगा। और यहाँ क्या था 1 बटे सेंटीमीटर क्यूब था ना, तो यह उल्टा होगा तो ऊपर चला जाएगा और आपका क्या हो जाएगा सेमी क्यूब। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से जाएगा आपका 2 × 6 12, 1 बच गया 16, 2 8 16। ऊपर देख लीजिए 2 से जाएगा तो 500 × 1000,
नेक्स्ट फिर 2 से 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, और यहाँ जाएगा तो 2 से 250 दूना 500, फिर 2 से काट लीजिए, 2 से 17 दूना 34 और ऊपर 125 दूना 250, कितना आया? हम यहाँ लिख लेंगे v इक्वल टू 125 गुणे 10/17 क्या सेंटीमीटर क्यूब। अब 17 से 125 में भाग देंगे, 17 से किस में भाग देंगे? 125 में। आपको भाग देने आता होगा या अलग से दे सकते हैं इस टाइप से, 17 से दे लीजिए, 125 है तो कितनी बार पहाड़ा जाएगा? 17 का पहाड़ा याद होगा तो आसानी से कर लोगे आप, और 17 सत्ते 119, 7 बार जाएगा, क्योंकि 8 बार ले जाएंगे तो 8 सत्ते 56, 136 होगा, जबकि 125 ही है, ज़्यादा हो जाएगा, 17 8 136 हो जाएगा ना, तो 17 सत्ते 7 बार जाएगा, 119 होगा आपका। कितना बचा यहाँ पे? 15 में से 9 हो गया 6, एक दोनों कट गया, 6 बच गया आपके पास। अब इसमें भाग नहीं जाएगी तो यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 60 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, 3 बार जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 51 आएगा। अब इसमें से कितना बचा? 9 बच गया आपके पास, फिर दशमलव लगाया तो 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? तो 17 पचे 85, 5 बार जाएगा, 85 होगा यहाँ पे। फिर कितना बचेगा आपके पास? 5 बच जाएगा भाई, 5 होगा और दशमलव लगा है तो इसलिए 0 बढ़ जाएगा। अब 50 हो गया, 17 दूना 34, 17 से 51 होता है ना, 3 बार ज़्यादा होगा, 2 ही बार जाना पड़ेगा, 17 दूना 34। यहाँ देख रहे हो कोई ऑप्शन मिल रहा होगा 73 और 52 करके, पहला वाला ही लगभग 53 के राउंड है, बाकी तो 43 है, 33 है, 23 है, ठीक है। तो 17 दूना 34 हो गया, कितना बच गया यहाँ पे? 10 में 4 गया 6, 4 में 3 गया 16 बच गया। अब यह 17 है या 16 है, भाग नहीं जाएगी ना, तो चूंकि दशमलव लगा हुआ तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 160। अब कितनी बार जाएगा? 160 है, यहाँ 17 है, 17 नवा 153 और 17 दहा में 170 होता है, तो 153 9 बार जाएगा इसका मतलब, और यहाँ पे क्या आएगा? 153 आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी आपका 7 बच जाएगा, तो अब यहीं भी भाग छोड़ देंगे। कितना आ गया हमारे पास? ये चीज़ आ गई, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे। इसको मैं इरेज करता हूँ। v इक्वल टू इतना था। अब क्या हो जाएगा? जब हमने भाग दिया तो हमारे पास आया 7.3529 इंटू 10 सेमी क्यूब। 17 से हमने इसमें क्या किया? भाग कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? 10 से जब गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव दाहिनी साइड जाएगा, 73.529 आएगा आपके पास। 3 अंक है। अगर हम जब 2 ही अंक लिखना चाहें तो क्या होता है? अगर तीसरा अंक का मान 5 या 5 से अधिक है तो इसके पहले वाला जो मान होता है वो 1 अंक बढ़ जाता है, और अगर तीसरे अंक का मान 5 से कम है तो जो या दूसरे नंबर पे जो संख्या है वो वही की वही रहेगी। तो अगर हम इसको 2 अंकों में लिखना चाहें तो क्या होगा? 73.5 और यहाँ पे 2 है ना, 2 के आगे 9 है, 9 5 से ज़्यादा है तो इसका वैल्यू 1 अंक बढ़ जाएगा, 5 3, ये हो जाएगा हमारा सेमी क्यूब। अब देखेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम आंसर मिलेगा आपको, ऑप्शन 1 73.53। हालांकि आपको वहीं पे अंदाजा लग गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है यदि किसी वस्तु पर 15 सेमी का बल लगाने से, किसी वस्तु पर 15 सेमी का बल, देखिए 15 सेंटीमीटर का बल नहीं होता, बल का मात्रक जो होता है वह डाइन होता है सीजीएस में, तो इसलिए यहाँ सेंटीमीटर नहीं रहेगा, यहाँ पे 15 डाइन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? 15 डाइन, ठीक है। या सीजीएस में जो है बल का मात्रक होता है। किसी वस्तु पर 15 डाइन का बल लगाने से वस्तु जो है 2.5 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण से गति करती है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए क्या दे रखा है? बल दे रखा है हमें, एफ की वैल्यू दे रखी है, बल दे रखा है, कितना दे रखा है? 15 डाइन। 15 डाइन बोलिए, या इसका दूसरा मात्रक होता है, डाइन का मात्रक क्या होता है? हाँ, सीजीएस में अगर आप लोगे तो हो जाएगा आपका ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह फिजिकल टू एमए होता है ना, या फिर कहीं पे एफ बराबर एमजी भी होता है, एफ बराबर एमजी। तो ये जो द्रव्यमान हो गया हमारा, या जी क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण हो गया। द्रव्यमान को हम ग्राम में जब लेंगे और गुरुत्वीय त्वरण को सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसी को बोला जाता है डाइन। ग्राम सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर कहिए या डाइन कहिए, दोनों एक ही बात है। ये सीजीएस का मात्रक होता है बल का, ठीक है। तो ये हमें बल का मान दे रखा है, और दूसरा क्या दिया है? वस्तु पे इतना का त्वरण से गति करती है,
ठीक है, E का मान दे रखा है। त्वरण कितना दिया है 2.5 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह भी आपका सीजीएस का मात्रक है और यह भी क्या है, ये दोनों चीज एक ही है। तो सीजीएस का ही मात्रक है तो कोई दिक्कत नहीं है। डाइन का ही है ग्राम सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर की, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारी वैल्यू आएगी वो ऑलरेडी किस में आएगी, वस्तु का द्रव्यमान निकालना है, मतलब हमें एम की मान निकालना है, वो ग्राम में आएगा। तो मैंने आपको बताया था वैल्यू को नोट कीजिए, क्या चीज निकालना है। इन तीनों में रिलेशन कौन सा फार्मूला है आपको उसको याद रखना है कि अब इन तीनों से रिलेटेड कौन सा ऐसा फार्मूला होता है जिसमें एफ ए एम तीनों का मान आता है। तो आपको अगर याद होगा तो आपने पढ़ा होगा एफ इज इक्वल टू एम ए। एम क्या होता है आपका द्रव्यमान होता है, ए आपका क्या होता है त्वरण होता है, और F क्या होता है आपका बल होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर A की जगह G भी ले लिया जाता है जब गुरुत्वीय त्वरण दिया होता है, तो यह फिजिकल टू mg हो जाता है फार्मूले में जब गुरुत्वीय त्वरण दिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे A दे रखा है त्वरण तो A ले लेंगे हम। अब देखिए हमें निकालना क्या है, M की वैल्यू निकालनी। तो m बराबर क्या होगा, इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। m में क्या है A का गुणा है ना, इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, मतलब m इक्वल टू क्या हो जाएगा F अपान A। F की वैल्यू कितनी है तो देखिए 15 डाइन दिया हुआ था, 15 डाइन का ये ग्राम सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर की एक ही बात है। इसे क्या कह सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, बटे A का मान 2.5 है, 2.5 कितना है सेमी सेकेंड स्क्वायर, सेमी सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए मात्रक में सेमी सेकेंड स्क्वायर सेम है, दोनों मात्रक कट जाएंगे। आपको मात्रक निकालना भी मैं सिखा दूंगा, आप क्वेश्चन के साथ साथ आप मात्रक भी निकाल लोगे कि इसके साथ क्या होना चाहिए। देखिए ये भी सेमी सेकेंड स्क्वायर, ये भी सेमी सेकेंड स्क्वायर, कट गया। वैल्यू अब किस में बचेगी, ग्राम में, और हमें ग्राम में मान निकालना भी था, इसका मतलब सही जा रहे हैं। अब 2.5 से 15 में भाग दे दीजिए। दो तरीका है, एक तो सीधे दे दीजिए, अगर आपको भाग में तेज है आपको आता है टेबल, तो 2.5 छः का कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 3 15 हो जाएगा। या दूसरा तरीका है भाई आप 10 का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, डायरेक्ट भाग दे लीजिए। आप 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऊपर 150 हो जाएगा और नीचे 10 का गुणा करने से 10 खत्म हो जाएगा, 25 हो जाएगा ग्राम। 25 छका 150, जैसे भी मर्जी वैसे कर लीजिए, बस आपका आंसर सही आना चाहिए 6 ग्राम। ऑप्शन 4 देख रहे होंगे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बस आपको सारी वैल्यू लिखनी है कि क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है, और उनके बीच में उनसे रिलेटेड जो फार्मूला होता है बस वो आपके दिमाग में होना चाहिए, बिल्कुल आसानी से काम हो जाएगा। और इन सभी फार्मूले को कॉपी पे नोट करते चलिए। ठीक है, धातु का विशिष्ट गुरुत्व यहाँ पे होगा। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, सब एक ही बात है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो, रिलेटिव डेंसिटी बोले, कहने का मतलब रिलेटिव डेंसिटी को आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को विशिष्ट गुरुत्व बोलते हैं। सबका एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, अलग चीजें नहीं है। तो धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा, यदि धातु का टुकड़े का भार हवा में 150 ग्राम और पानी में 125 ग्राम है। हवा में 150 दे रखा है, पानी में 125 ग्राम दे रखा है। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है यह है आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में आई कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। किसी वस्तु को जब द्रव में डुबोते हैं तो आपको मालूम है वो हल्की महसूस होती है। आपने भी देखा होगा, अगर कोई बाल्टी या मग ले लीजिए, आप नहीं देखे हो तो घर पे भी देख सकते हैं, बाल्टी में मग को अंदर डुबो दीजिए, ठीक है, और हाथ से पकड़े तो मग बहुत हल्का महसूस होगा, लेकिन जैसे ही आप उसे ऊपर निकालेंगे तो फिर वो भारी हो जाएगा। तो पानी में क्या होता है, नीचे से उत्प्लावन बल लगता है जिसकी वजह से वो हमें हल्का महसूस होता है। तो आर्किमिडीज ने बताया था कि अगर किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो उसका भार हमें हल्का महसूस होता है। तो कितना हल्का महसूस होता है, तो आप कह सकते हैं कि वस्तु को जो द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु के द्वारा जो द्रव हटाया जाता है उसका जो भार होगा वह उसके बराबर होता है। ठीक है, तो उसी उन्होंने बताया था विशिष्ट गुरुत्व के लिए फार्मूला, आर्किमिडीज ने विशिष्ट गुरुत्व या अपेक्षिक घनत्व कह लीजिए। नॉर्मल फार्मूला आप जानते हैं कि वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व, उससे हम निकाल लेते हैं अपेक्षिक घनत्व। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। विशिष्ट गुरुत्व बराबर होता है, क्या दे रखा था कि धातु के टुकड़े का हवा में भार। तो आप कह सकते हैं धातु का हवा में भार। ठीक है, जो हमारा धातु दे रखी है उसका हवा में भार क्या है,
और पानी में कम हुआ भार कितना, पानी में कम हो गया था ना, ठोस पदार्थ का पानी में कम हुआ भार, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा। ठोस पदार्थ का ये, यहाँ धातु दे रखा तो धातु कह सकते हैं कि धातु का पानी में कम हुआ भार, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि धातु की बात कर रहा था धातु लिख लीजिए कि धातु का पानी में कम हुआ भार, कि धातु का हवा में क्या भार है और धातु के पानी में कितना कम भार हो गया, ठीक है। तो धातु का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है, धातु का भार हवा में कितना है, 150 ग्राम है। धातु का हवा में भार कितना है, 150 ग्राम है, 150 ग्राम है। और पानी में 125 ग्राम हो गया, पानी में कितना हो गया, 125 ग्राम। तो हमें 125 ग्राम से मतलब नहीं है, फार्मूले में क्या कि धातु का पानी में कम हुआ भार, कि धातु जब पानी में गया तो उसका भार कितना कम हुआ, ये हमें पता करना है। यहाँ पे तो ये दिया ना कि पानी में कितना है, धातु का पानी में भार, पानी में भार दे रखा है कि 125 ग्राम हो जाता है, यही क्वेश्चन में दिया कि पानी में भार कितना है, 125 ग्राम है। लेकिन फार्मूला में हमें क्या निकालना है कि धातु का पानी में कम हुआ भार, कि कितना भार कम हो रहा है, कम हुआ भार। तो हम निकाल सकते हैं कि भाई पहले 150 ग्राम था, पहले 150 ग्राम था हवा में, हवा में कितना था, हवा में 150 ग्राम था और पानी में जाने पर 125 ग्राम हो गया। तो कितना कम हुआ, धातु का पानी में कम हुआ भार, की भार कितना कम हो रहा है। तो भाई 150 से 125 हो गया, पहले 150 था बाद में 125 हो गया, कितना ग्राम कम हो गया, 25 ग्राम कम हो गया। बहुत ही आसान है, 150 था पानी में 125 हो गया, तो कितना भार कम हुआ है, 25 ग्राम कम हुआ है। बस अब निकल जाएगा आपका, धातु का हवा में भार 150 ग्राम और कितना कम हुआ, 25 ग्राम कम हुआ। भाग दे लीजिए 25 छक्का 150, विशिष्ट गुरुत्व 6 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा 6। बिल्कुल आसान है, बस ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको, बस फार्मूला याद रहेगा बिल्कुल आसानी से कर पाओगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि उसके साथ जैसे दिया ना कि धातु का भार दे दिया और पानी में दे दिया। अब पानी का आप जानते हो अपेक्षित घनत्व तो एक होता है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसी धातु को किसी अन्य द्रव्य में डुबोया जाए, जैसे किसी अन्य द्रव्य का मतलब है एल्कोहल में डुबोइए, ठीक है, या फिर आप किसी अन्य लिक्विड में डीजल पेट्रोल में डुबोइए, तो सबका घनत्व अलग अलग होता है। तब उसके लिए आप विशिष्ट गुरुत्व कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला में आकर क्या बढ़ जाता है, गुणे द्रव्य का विशिष्ट घनत्व, द्रव्य का विशिष्ट घनत्व। यह कब काम करेगा, जब क्वेश्चन में आपको द्रव्य का विशिष्ट घनत्व भी दिया हुआ हो। टुकड़े का हवा में भार दिया होगा, पानी में भी दिया होगा और अलग से द्रव्य का विशिष्ट घनत्व भी दिया होगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर पानी की बात कर रहा था, इसलिए द्रव्य पानी का विशिष्ट घनत्व कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस फार्मूले में जब पानी की बात करता है तो यह वाला चीज हट जाता है, क्योंकि 1 ही आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फार्मूला जरूर नोट करते चलिए। यदि पारा का द्रव्यमान m = 136 ग्राम है और पारा का घनत्व, ये जहां जहां R लिखा हुआ है उसको रो मानिएगा। पारा का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। पारे का आयतन पूछ रहा है, क्या क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है हमें, m = 136 ग्राम दे रखा है। और अगला क्या दिया, पारे का घनत्व भी दे रखा है, रो भी दे रखा है हमें, कितना 13.6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। दोनों की वैल्यू सेम है, देखिए यह भी ग्राम में, यह भी ग्राम में प्रति सेमी क्यूब में। और पारे का आयतन, इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने पीछे कराया था ना, द्रव्यमान दिया हुआ था, घनत्व दिया हुआ था, आयतन हमें निकालना था, सेम वही चीज है, बस पारा लिख दिया है उस चीज को, हमें निकालना क्या है, आयतन निकालना है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, बिल्कुल आसान है। आपको फार्मूला रखना है, रो = m/v, ठीक है। v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो v इधर आ जाएगा, v = क्या हो जाएगा, m/ρ हो जाएगा। बस आप m की वैल्यू रख लीजिए, रो की वैल्यू रख लीजिए। यम का वैल्यू दे रखा है 136 ग्राम, रो की वैल्यू 13.6 ग्राम, दोनों को रखिए, भाग करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए कि कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में क्या होगा यदि इसका आयतन v
320 सेमी क्यूब और घनत्व 8.9 ग्राम है। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे? ब्लॉक का भार किलोग्राम में, किलोग्राम में पूछ रहा है तो भार का या द्रव्यमान की एक ही बात है, क्योंकि किलोग्राम मात्रा कह रहा है ना। द्रव्यमान पूछ रहा है हमसे, भार पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है? मतलब एम पूछ रहा है हमसे, किसमें पूछ रहा है? केजी में पूछ रहा है, केजी में पूछ रहा है। ठीक है, आयतन दे रखा है, V दे रखा है हमें, कितना दे रखा है? 320 सेमी क्यूब, 320 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दे रखा है? घनत्व दे रखा है, घनत्व कितना दे रखा है? 8.9 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे प्रति होगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज़ दे रखा है। एम निकालना है हमें, बिल्कुल आसान है, केजी में निकालना है। चलिए इसको केजी में बाद में बदलेंगे, पहले नॉर्मल देखते हैं। यह भी सेंटीमीटर में, यह भी सेंटीमीटर में, या ग्राम में, यह सेंटीमीटर में, यह भी सेंटीमीटर, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं, इस वैल्यू के साथ हम उसको आंसर निकाल सकते हैं। चलिए वही फार्मूला है, रो मतलब घनत्व इज इक्वल टू एम अपॉन वी। हमें निकालना क्या है? एम की वैल्यू निकालनी है, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, रो इंटू वी। ठीक है, रो की वैल्यू कितनी है? 8.9 ग्राम, 8.9 क्या है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इंटू वी की वैल्यू क्या है? तो वी की वैल्यू देखते हैं 320 सेमी क्यूब। मात्रक सहित अगर आप लिखते हैं वैल्यू तो फायदा ये होगा कि आप मात्रक को काट करके ये पता लगा लोगे कि इसका मात्रक क्या आना चाहिए, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ये चीज दिया हुआ था, हमने लिख लिया। देखिए यह सेंटीमीटर क्यूब, यह सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। अब 8.9 में 320 का गुणा करना है। देखिए इसके साथ एक जीरो है ना, जब एक जीरो हटाएंगे तो यह दशमलव भी हट जाएगा, 89 हो जाएगा। और एक ग्राम है, बचेगा ग्राम, इंटू इसका क्या हुआ? दशमलव हटा दिया हमने तो इसका जीरो खत्म हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना? ग्राम। इनका आपस में गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 2 9 18, एक आ गया, 2 8 16, 1 17, 3 9 27, 2 हासिल, 3 8 24, 2 26, ऐड कर लीजिए 8 7 7 14 को 4 हासिल आया 1, 6 1 7 1 8 2, 2848 ग्राम होगा आपका। लेकिन आंसर हमसे किसने पूछा है? किलोग्राम में पूछा है। किसने पूछा है? किलोग्राम में। और आपको मालूम है 1 केजी, क्योंकि हमने द्रव्यमान ग्राम में निकाल दिया, हमें चाहिए किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। तो 1 केजी इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम हो गया आपका। अब इसे हमें बदलना है ग्राम को केजी में। अगर मैं ग्राम की जगह केजी लिखना चाहूँ तो इधर गुणा, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 1/1000 केजी। मतलब ग्राम की जगह केजी लिखने के लिए मुझे 1/1000 केजी लिखना पड़ेगा। तो वही चीज़ होगा, m इज इक्वल टू 2848 इंटू 1/1000, तब ग्राम की जगह मैं केजी लिख सकता हूँ। अब 1000 जब भाग देंगे, 3 जीरो है, 3 अंक पे दशमलव, 2.848 केजी। भाई 3 जीरो तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो देख लीजिए 2.848 केजी। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, बस थोड़ा सा इधर उधर घुमा रखा है, चीज़ें एक ही है, सब एक ही फार्मूला है, एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बस फार्मूला जरूर नोट कीजिए, फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद है तो सारी मेहनत बेकार है। यदि धातु का भार 6.5 किलोग्राम हवा में, देखिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है कि धातु का भार कहाँ है? 6.5 किलोग्राम है, कहाँ पे? हवा में, और 3.6 किलोग्राम पानी में है, तो धातु का विशिष्ट गुरुत्व। सेम फार्मूला, विशिष्ट, मैंने बताया था, विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी या अपेक्षिक घनत्व, जिसे रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। विशिष्ट गुरुत्व बराबर क्या होगा? ठोस पदार्थ का हवा में भार बटे ठोस पदार्थ का पानी में कम हुआ भार। ये चीज़ है। तो क्या कह रहा है कि धातु का भार 6.5 किलोग्राम हवा में है, तो जो ठोस पदार्थ है, जो धातु है, हवा में कितना भार है? 6.5 किलोग्राम है, 6.5 लिख लेंगे किलोग्राम, बटे पदार्थ का जो है पानी में कम हुआ भार कितना? तो कह रहा है ना कि 6.5 किलोग्राम हवा में तथा 3.6 किलोग्राम पानी में है। जो धातु थी हवा में तो उसका भार कितना था? 6.5 किलोग्राम था, लेकिन जब हमने उसे पानी में डुबोया तो पानी में भार कितना हुआ? पानी में उसका जो भार हो गया वो हमें महसूस हो रहा है, कितना है? 3.6 किलोग्राम।
ठीक है। और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, 3.6 यहाँ पे 3.5 किलोग्राम होगा। कितना होगा? 3.5 किलोग्राम होगा। पानी में भार कितना है? 3.5 किलोग्राम है और हवा में 6.5 किलोग्राम है। ठीक है। और हमें जबकि क्या चाहिए? हवा में भार, तो हवा में तो दे ही रखा है 6.5 kg, पानी में कम हुआ भार चाहिए, जबकि ये पानी में उसका भार दे रखा है 3.5 किलोग्राम है, तो कम कितना हो गया? पहले 6.5 था, पानी में 3.5 है, तो कम हुआ भार कितना कम हुआ भाई? 6.5 से 3.5, 3 कम हुआ। कम हुआ भार कितना हुआ? कम हुआ भार कितना कम हो रहा है? 3 kg कम हो रहा है ना। 6.5 से 3.5 हो जा रहा है, कितना कम हो रहा है? अब घटा लेंगे, 6.5 में से 3.5 जाएगा, 3 बचेगा, मतलब 3 kg कम हुआ भार कितना आ गया? 3 kg आ गया। kg से कट जाएगा, विशिष्ट गुरुत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। अब यहाँ पे आप जो है इसको आसानी से निकाल लेंगे, भाग दे लीजिए 6.5 में 3 से, 3 दूना 6, ठीक है। अब दशमलव देंगे तो 5 उतर जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, फिर 3 छक 18, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो आप ले लोगे 2.166, 3 अंक तक ही लेते हैं, इतना क्या आ जाएगा हमारा? इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये आगे विशिष्ट गुरुत्व 2.166। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार का भार 800 kg का द्रव्यमान होता है। एक कार का भार बल 800 kg का द्रव्यमान होता है जी। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक इसमें भी है। दरअसल ये क्वेश्चन होना चाहिए कि एक कार का भार बल कितना होगा। क्वेश्चन क्या होना चाहिए था? एक कार का भार बल, फोर्स की बात कर रहा है, भार बल कितना होगा? कितना होगा जो 800 kg का, जिसका 800 kg का द्रव्यमान है, जिसका द्रव्यमान 800 kg है। ठीक है, क्वेश्चन ये होगा, सही कर लीजिएगा, कि एक कार का भार बल कितना होगा। भार बल का मतलब एफ की बात कर रहा है, फोर्स की बात कर रहा है कि कितना होगा जब उसका द्रव्यमान, उस कार का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 800 kg। द्रव्यमान मतलब एम कितना दे रखा है? 800 kg दे रखा है। और जी रहेगा वहाँ पे कि आपको जी की जो वैल्यू लेनी है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा। जी की वैल्यू हमें कितना लेना है? 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ए लेना है। ठीक है, तो जी की वैल्यू कितना लेना है हमें? 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक क्वेश्चन में दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, जी का मान दे रखा है, हमें फोर्स बल निकालना है, भार बल निकालना है उस गाड़ी का, उस कार का। ठीक है, तो आपको फार्मूला अब याद आ रहा होगा। अभी मैंने बताया था F इजिकल टू यमए होता है, या कुछ जगहों पे एक ही जगह हम गुरुत्वीय त्वरण जी यूज करते हैं, तो F इजिकल टू क्या हो जाता है? mg हो जाता है। ठीक है, यमए या mg दोनों एक ही बात है। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण दोनों में है, तो अब इसी फार्मूले पर से निकाल लेंगे। F इजिकल टू mg, और F की वैल्यू हमें निकालनी है, m की वैल्यू दे रखा है 800, इंटू जी का वैल्यू कितना है? 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, और एक केजी में, किलोग्राम मीटर प्रति। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 800, इसके साथ मात्रक भी लिख लेते हैं, 800 kg, और जी का वैल्यू कितना है? 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही चीज़ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 जीरो है तो यहाँ 2 अंक दशमलव दाहिने साइड चला जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 8 गुणे 981, क्योंकि इस दोनों जीरो से इसका दशमलव खत्म हो गया, और आगे क्या बचेगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 8 एकम 8, 8 अठे 64, 6 बच गया, 8 9 72, 6 78। ठीक है, 7848 जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये कितना आ गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और आप जानते हैं इसी को, जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इसी को न्यूटन भी बोलते हैं। न्यूटन, बल का मात्रक जानते हैं ना, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो यहीं से निकलता है, या बराबर mg या बराबर ma से, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन भी बोलते हैं। तो
तो इस तरह से आप ऑप्शन ये सही कर देंगे 7848 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है गति का सूत्र क्या है। देखिए दो चीजें आपको ध्यान रखना है, गति और वेग, दोनों में डिफरेंस है। गति को हम चाल भी कहते हैं, जिसको स्पीड भी बोला जाता है। और जब बात करेगा वेग का, वेग मतलब वेलोसिटी, दोनों में फर्क ये है, ध्यान से देखिएगा तभी इन क्वेश्चन को आप सही कर पाओगे, नहीं तो इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है लोग कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। स्पीड है, स्पीड को गति या चाल बोला जाता है। वेग मतलब वेलोसिटी। गति या चाल हम कब समझेंगे, जब फार्मूला सेम है, गति या चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। वेग बराबर भी होता है दूरी बटे समय, फार्मूला सेम है, फार्मूले और मात्रक में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन समझना क्या चीज है कि गति या चाल तब बोलेंगे, गति या चाल हमारा अदिश होता है जिसमें दिशा नहीं दिया गया होता है, और जो वेग होता है हमारे सदिश राशि होती है जिसमें दिशा होती है। अदिश कब बोलते हैं, जब जिसमें सिर्फ परिमाण हो, मान हो, लेकिन दिशा नहीं हो। अगर परिमाण या मान के साथ दिशा भी हो तो वह सदिश होती है। तो जब भी चाल में तय की गई दूरी बोले, तय की गई दूरी बटे समय, अगर ऐसी बात हो रही हो तो वह चाल होगा, गति होगा, स्पीड होगा। लेकिन अगर बोल रहा हो कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय, तब आप उसका मतलब क्या समझो कि वेग की बात कर रहा है। जब दिशा की बात आएगी कि किस दिशा में, मतलब किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी हो, तब वो वेग होगा। अगर सिर्फ बात की जा रही हो कि नहीं तय की गई दूरी है, बटे समय है, तब वो चाल होगा। यही दोनों में डिफरेंस है हमें दिशा का। अगर दिशा दे रखा हो तब वो हमारा वेग हो जाएगा, या इसको विस्थापन भी बोलते हैं, विस्थापन बटा समय। जैसे यहाँ दूरी था ना, तो इसमें दूरी नहीं लिख सकते, इसमें हम दूरी की जगह क्या लिखेंगे, जैसे एक शब्दों में लिखा जाए तो दूरी बटा समय होता है, तो इसको एक शब्दों में लिखना होगा तो विस्थापन बटा समय लिखोगे, क्योंकि विस्थापन क्या होती है, सदिश राशि होती है, इसमें दिशा होता है। तो विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, न्यूनतम दूरी ली जाती है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपका सही होगा कि इसमें जब होगी तो तय की गई दूरी, दिशा से कोई मतलब नहीं है। जब किसी निश्चित दिशा की बात करें या विस्थापन के साथ समय दिया हुआ हो तब हमारा वेग होता है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था, गति का सूत्र क्या, गति या चाल या स्पीड, या इसकी बात करा जो अदिश राशि है, अदिश राशि में दिशा नहीं होती है, तब क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, तय की गई दूरी बटा समय, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगर ये वेग की बात करता तो देखिए निश्चित दिशा में दूरी हो जाती, दूरी ये भी है, दूरी ये भी है, लेकिन तय की गई दूरी है। अब किस दिशा में तय की जा रही है उससे नहीं मतलब है। अगर दिशा दे देता तब हम वेग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, बस तय की गई दूरी, दिशा से कोई मतलब नहीं, तो हमारा गति का सूत्र पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गति का इकाई क्या है। इकाई गति का हो या वेग का हो, दोनों सेम होता है। गति का फार्मूला भी आपने देखा, तय की गई दूरी बटा समय। दूरी आप किस में तय करोगे, दूरी को आप हमेशा किस में, मीटर में लेते हो तो मीटर हो जाएगा, बटे समय को किस में लेते हो तो समय को सेकंड में मापा जाता है, मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन पहला सही है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आज के जो वीडियोज में है थोड़ी शायद लंबी भी हो गई होगी क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन वाली चीज़ें थी। सभी फार्मूले को जैसा कि मैंने बताया एक जगह नोट कर लीजिएगा, और एक वेग वाला जो गति और वेग का है इस संबंध को क्लियर कर लीजिएगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन सही कर पाओगे। आगे के जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।